फैटी लिवर एक कॉमन सी बीमारी है और अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैटी लिवर को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, सही ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये आगे जाकर लिवर कैंसर तक में बदल सकता है। फैटी लिवर कैसे कैंसर में तब्दील हो सकता है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार ऋषिकेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर तो काफ़ी कॉमन है और आजकल आप हर दूसरे इंसान को देखते हैं कि फैटी लीवर, इवन नॉन अल्कोहलिक भी। तो उसके रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने मामले ऐसे होते हैं जो फैटी लीवर से लिवर सिरोसिस और फिर लिवर सिरोसिस से लिवर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर भी है कि फैटी लीवर भारतीय उपमहाद्वीप में ही काफ़ी कॉमन है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें जेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा डाइटरी पैटर्न, हम कैसे खा रहे हैं, हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एक्सरसाइज की कमी, ये सब का कंट्रीब्यूशन है। तो फैटी लीवर ऐसा समझिए कि लगभग 10% केसों में, कहीं के डेटा 5% है, कहीं 10%, इतने केसेस में ये लीवर फाइब्रोसिस, और उसमें भी उससे कुछ कम परसेंट, समझ लीजिए 2 से 3% केसेस में सिरोसिस तक जा सकता है। तो सिरोसिस इज बेसिकली लीवर जो है उसमें नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो वेरी सॉफ्ट होते हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। लीवर फैक्ट्री है जो बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसा समझ लीजिए जो भी चीज़ जहाँ भी जानी है वो मोस्टली लीवर सिंथेसाइज करके भेज रहा है। अब उसका रोल इम्यूनिटी में, उसका रोल हमारे मसल बिल्डिंग में, उसका रोल हमारे रोज़ की जो एनर्जी के लेवल है उसको मेंटेन करने में, और भी कई बाइल बनाने में, और इस तरह की कई सारी चीज़ों में। इनफैक्ट हीमोटोपोइटिक ऑर्गन में भी है, लीवर को ब्लड जो बनना है उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। सो इतना वाइटल ऑर्गन, और इसमें इसके सेल्स जो कि नॉर्मली एक सॉफ्ट सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स हैं, उसमें उसके सेल्स में फैट अगर जमा हो जाता है तो बेसिकली उससे बलूनिंग डिजनरेशन एक वर्ड है, मतलब फैट सेल्स में इतना फैट बढ़ा कि उसका जो डिजनरेशन, जो डेथ होता है उसका एक इसका टाइप है कि जैसे काफ़ी फूल गया हो, अल्टीमेटली रप्चर होते हैं और टूट जाते हैं और डेथ होता है। अब इस तरह की जो प्रक्रिया जो चल रही होती है, तो उसके जगह को भरने के लिए, जैसे आपको कहीं घाव होता है शरीर में, स्किन में कट गया, तो देखेंगे एक नॉर्मल स्किन जरूरी नहीं बन जाएगा, डीप वुंड हो तो एक फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पर स्कैरिंग होती है। वैसे लीवर में भी स्कैरिंग हो गई। पहले इनिशियली वो हल्का होता है, अब अगर जो एजेंट है जो इंजरी कर रही है, जहाँ पर फैट है, वो आपने उस पर काम नहीं किया, आपने उसको घटाया नहीं, तो ओवर द ईयर्स कुछ लोगों में ये फाइब्रोसिस बढ़ती 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 सिरोसिस में बदल जाएगी। मतलब लीवर का एक अच्छा खासा पार्ट अब लगभग समझ लीजिए 70% पार्ट तक फाइब्रोज्ड हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में जो रेस्ट ऑफ द लीवर का एक, लीवर में कैपेसिटी है अपने को रीजनरेट करने, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड के तौर पर वहाँ बनाना शुरू करता है। ओके। अब ये जो फैटी लीवर से सिरोसिस तक की जो रास्ता है, इसमें कई सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मतलब जो सूजन करने वाले केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। अब ऐसा समझ लें कि फाइब्रोसिस के एक हद के बाद अगर आप बोलें कि नहीं मैं अब अल्कोहल छोड़ रहा हूँ, डाइट ठीक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो भी ये नहीं रुकता। ये एक तरह से ढलान से गिरे हुए चट्टान की तरह है, पहाड़ छोटे से पत्थर के गोले की तरफ जो गिरता चला जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। रोकना था तो ऊपर में ही रोकना था। तो अब उस समय जाके जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, उसी बीच में चूंकि इन्फ्लामेशन का एक स्टेज है जहाँ सूजन लगातार चल रहा है। आप बाहर के घाव को सूजन समझ सकते हैं, दर्द देता है तो आप समझते हैं, 2 दिन में आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। वही सूजन लीवर में चल रहा है, और वो कोई दर्द आपको नहीं दे रहा, साइलेंट है, और उसी में ये जो इंजुरी चल रही है, उसी इंजुरी से सेल्स में एबनॉर्मलिटी आती है। जब सेल में एबनॉर्मलिटी आती है जो जिसको बॉडी रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो सिरोटिक लीवर में कैंसर का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट सिरोटिक है तो उसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप हर 6 महीने पर, 1 साल पर सीटी स्कैन करके देखें कि वहाँ कोई सिरोटिक लीवर में कोई नोड्यूल, कैंसरस नोड्यूल तो नहीं बन रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लिया जा सके। तो इसीलिए फैटी लीवर कन्वर्ट कैसे हो जाता है कैंसर में, ये उसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था। जी जी, बिल्कुल। मतलब सुनने में तो लगता है कि थोड़ा सा अनकॉमन लगता है, लेकिन आप बता ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है ही।
और ख़ासकर चूँकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग फैटी लीवर को काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इंडिया में तो एक माइंडसेट हम लोग देखते हैं कि अरे मुझे भी है, इसको भी है, उसको भी है, तो इस वजह से हम लोग ट्रीटमेंट भी उस तरह से नहीं देखते हैं। तो पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि आप हम फैटी लीवर का ही ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि वो मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप फैटी लीवर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैसे काम कर सकते हैं और क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो कैंसर की तरफ ना जाए। फैटी लीवर के बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें जो हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा बनता है तो बॉडी इसमें एक चीज़ होता है कि फैमिलियल, मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने को ठीक रखें, मतलब आप अपने तरफ से सारी उपाय कर भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कंट्रोल रख, लेकिन आप जेनेटिकली ऐसे हैं, प्रोग्राम्ड हैं कि आपका बॉडी ज़्यादा लिपिड नहीं कंज्यूम कर रहा, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, उसको स्टोर कर दे रहा, तो ये लीवर में जमा होगा, कुछ फिर उससे ओवरफ्लो होगा तो ब्लड में भी आएगा। तो इस तरह से आप कोलेस्ट्रॉल को हर जगह फेस कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इसको हम करें क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है फैटी लीवर के लिए, जो अगर क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड, जो एविडेंस बेस्ड प्रूफ के बेसिस पे बोला जाए, तो ये एक चीज़ है जो फैटी लीवर को या फैटी लीवर से होने वाले इंजरी को कम करता है, वो है वेट लॉस। एक्टिव वेट लॉस, मतलब आप उसको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके, पहला जो सलाह है वो पहली सलाह ये है कि आप अपना 10% बॉडी वेट को रिड्यूस करें। अगर आप 90 kg के हैं तो 9 kg घटाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फैटी लिवर इम्प्रूव करेगा, लीवर में फाइब्रोसिस कम होगी, रुकेगी, सिरोसिस में नहीं जाएगा। फिर उस बॉडी वेट को मेंटेन करें। जो दूसरी दवाई है, एक जो हेल्पफुल हुई है, बहुत इफ़ेक्टिव दवाई कोई नहीं बनी है, बट जो थोड़ा एविडेंस है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। वो फैटी लिवर, स्पेशली जो नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, दैट मीन्स ऐसे लोग, ऐसा लीवर जो अल्कोहल तो नहीं ले रहा है इंसान, लेकिन फिर भी अल्कोहल जैसा इंजरी लीवर में हो रहा है, तो नैश बोलते हैं उसको। और नैश के लिए विटामिन ई है जो हेल्पफुल है, लेकिन जो प्राइम चीज़ है वो है बॉडी वेट रिडक्शन। जी। साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज़्यादा है, चाहे वो फैमिलियल हो या डाइट इंड्यूस्ड हो, जैसे भी हो, उसको भी कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए। जी, तो ये ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं आप, उसको लिमिट में रहना चाहिए या फिर यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल, उनका भी कोई रोल है इसमें? कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट टाइप्स, जो सब क्लासिफिकेशन, मतलब एक तरह से क्लासेस हैं, वो अब उस पर्पस के लिए हैं कि आप ये जानें कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। सो VLDL, LDL नाम है उनके, जो कोलेस्ट्रॉल है। जो LDL जो है वो मेनली हम कार्डियोलॉजी वाले पेशेंट्स में, जो हम डॉक्टर, हम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो बोलते हैं आप LDL, अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, अगर ये 4-5 रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल आपका LDL 70 से कम होना चाहिए। अगर आप में ये सब रिस्क फैक्टर नहीं है कि ठीक है, आप अदरवाइज आपका ना तो स्मोकर हैं, ना आपको ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना फैमिली हिस्ट्री है, तो आप इस कोलेस्ट्रॉल को 100 के नीचे रखें, बट किसी भी हालत में 100 के नीचे रखें। सो जैसे जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है, रिक्वायरमेंट जो कोलेस्ट्रॉल को रखने का है, कितना कम रखने का है, वो और कम होता है। मतलब और एक रिस्क फैक्टर है तो चलो आप 120 भी चल जाएगा, 2 रिस्क फैक्टर हुए तो 100 से कम करें, 4 रिस्क फैक्टर हो गए तो 70 से कम करें। तो ये क्यों कि ये कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ में, मतलब कार्डियक, खास करके कार्डियक डिजीज़ में, हार्ट अटैक सबको बचाने के लिए, मतलब होने से में कंट्रीब्यूट करता था। आप उसको रोकने के लिए उस पर मेहनत करेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का जहाँ तक बात है, गुड कोलेस्ट्रॉल एक ही है, HDL, जो HDL अच्छा करना, बट ऐसा है कि एक्सरसाइज उसको बढ़ाता है HDL को। और किसी किसी में कंजेनाइटल, दैट मीन्स हेरिडिटरी है, उसको हाई जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा है। मेरे एक मित्र हैं, उनका 80 रहता है, और बाकी लोगों का किसी का 80 नहीं है। तो ये किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त है, बस मैं ये कहूँगा। लेकिन हमारी चेतना में ये होनी चाहिए कि मुझे इसे कम करना है, कंट्रोल में रखना है। इलाज, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल सब है। जो ट्राइग्लिसराइड है, खास करके TG जिसको लिखा होता है आपको, TG प्राइमरली रिलेट्स टू इनटेक, आप खा क्या रहे हो। जो आपने खाना खाया उसमें मिठाई कितनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, तेल कितने हैं, और इस तरह की तेलीय चीज़ें जितनी हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, ये दोनों मिलके आपके TG के लेवल को बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड के। अब ट्राइग्लिसराइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बढ़ेगा ज़्यादा
तो अल्टीमेटली बॉडी में और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन लाती है, जैसे पैंक्रेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैंक्रियाज का सूजन कर सकता है ट्राइग्लिसराइड। तो कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, LDL, VLDL, TG, ये सबको कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा और हेल्दी लाइफ के लिए। जी, तो ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आप लीवर को वापस फैटी लीवर से हेल्दी लीवर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ किया, आपने तब भी आपको फ़ायदा नहीं हो, या फिर आपने कुछ नहीं किया और आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसी कोई प्रिवेंशन पॉसिबल है, कुछ दवाइयों से, कुछ टेस्ट से, कि आपका वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो? लीवर कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन कुछ लीवर कैंसर्स हैं जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं, फैटी लीवर रिलेटेड नहीं हैं। ओके। जैसे हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर कैंसर करता है, वैक्सीनेशन। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिरोसिस हो ही। सिरोसिस बनने के मतलब नॉर्मल लीवर सिरोसिस देन कैंसर, हो सकता है वो स्टेप पर नहीं जाए सिरोसिस पे, नॉर्मल लीवर ही है फिर भी वो कैंसर करा देगा। उसी तरह से हेपेटाइटिस सी भी है। फॉर्चुनेटली दोनों बीमारियों का इलाज आज के डेट में काफ़ी उम्दा है, काफ़ी प्रभावी है, और वैक्सीन भी अवेलेबल है। और हेपेटाइटिस बी के केस में वैक्सीन भी है, हेपेटाइटिस सी के केस में अब 12 सप्ताह का इलाज रह गया है, टैबलेट्स हैं, पहले की तरह जो इंजेक्शन्स हैं वो नहीं लग रहे हैं, नहीं ज़रूरत पड़ रही है, और रिजल्ट भी काफ़ी उम्दा आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, खास करके इन्फेक्शन रिलेटेड लीवर कैंसर के लिए। तो यही मुझे कहना है कि आप, प्रिवेंटिव मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन उस स्टेज, उस कंडीशन में हम जाएं नहीं, और अगर इन्फेक्शन हो गया लीवर का तो उसे ट्रीट करें, फैटी लीवर है तो उसको ट्रीट करें। तो ये सब करके आप कैंसर होने की संभावना को काफ़ी कम कर सकते हैं। आखिरी सवाल, ये तो आपने बता ही दिया कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो आपकी लीवर फ्रेंडली डाइट है उसको ज़रूर आप शामिल करें। लेकिन अगर एक बार आपको कैंसर हो गया लीवर में, तो इसका जो इलाज है वो, उसका सही प्रोटोकॉल क्या है? लीवर कैंसर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, ओके। आम तौर पर समझने के लिए, क्योंकि इसमें लीवर का जो कंडीशन है, आप कैंसर को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, लीवर खराब है तो कितना खराब है उसका साइंटिस्ट के नाम पर स्कोर है, चाइल्ड पर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके। ABC। ए हुआ कि लीवर में खराबी आई है, बट अभी भी लीवर अपने को ठीक रखा, काम चला रहा सारा। जब लीवर फेलियर में जाता है, उसको डीकम्पनसेशन बोलते हैं, तब फिर वो चाइल्ड पर A से B, सबसे खराब C की तरफ जाता है। तो ऐसे होता है। इसके साथ साथ एक स्टेजिंग है लीवर कैंसर की, वो एक अलग चीज़ है, जिसमें बार्सिलोना एक मतलब हम स्पेन का जो है सिटी, उसके नाम पे है, और उसमें हम ये बताते हैं कि ये किस कैटेगरी का लीवर कैंसर कहाँ तक है, कहाँ तक फैला है, और इसमें हम क्या इलाज सूटेबल कर दे सकते हैं, कि क्या इसमें सर्जरी हो सकती है, या क्या इसमें लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, कि नहीं इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकता। अब जो भी इलाज हो सकता है वो दवाइयों के माध्यम से हो सकता है। फिर दवाई में आती है कि क्या हम इसमें, क्योंकि लीवर कैंसर में कोई कीमोथेरेपी नहीं है, कोई काम कीमोथेरेपी नहीं करती है। इसमें 2 या 3 तरह की दवाई कह सकते हैं आप। एक है टारगेटेड ट्रीटमेंट, जो टैबलेट के फॉर्म में चली आ रही है, जिसमें सोराफेनिब, लेटमेटिनिब, ये सब ड्रग का नाम है, और कैबोजेंटिनिब। और जो इम्यूनोथेरेपी है वो अभी रिसेंटली शुरुआत है, तो उसमें जो ड्रग है, अभी तक जो मेन फोकस जा रहा है साइंटिफिक ट्रायल का, क्लिनिकल ट्रायल का, वो इम्यूनोथेरेपी की तरफ है, जिसमें एक ड्रग और आती है बेवसिजुमैब, उसका भी योगदान है, जो बेसिकली ब्लड वेसल्स पर काम करने वाला एक एजेंट है। तो ओवरऑल अगर अर्ली स्टेज में लीवर कैंसर है तो सर्जरी अभी भी है। तो ये अर्ली स्टेज से मतलब आप स्टेज 1, 2 कहाँ तक मानेंगे? ऐसा समझें कि लीवर कैंसर नंबर्स कितने हैं नोड्यूल के, ओके। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 से कम है, और ईच नोड्यूल का साइज कितना है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। सो ऐसे समझिए कि अगर 3 नोड्यूल हैं लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है, या फिर 1 नोड्यूल है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो ये इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर स्टेजिंग होती है। क्योंकि उसी हिसाब से फिर अल्फा फीटोप्रोटीन, जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, जो ट्यूमर मार्कर है लीवर कैंसर का, उसे भी हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा है, क्या 400 से ज़्यादा है, तो क्या हम सर्जरी करें इसमें। सर्जरी लीवर कैंसर में तभी होगी जब हम ये समझते हैं, इनफैक्ट लगभग सारे कैंसर में तभी होगी जब हमें पता है कि हम इसे क्योर कर सकते हैं। तो अगर क्योर के लायक केस है
तभी होगा जब कैंसर एक तो लीवर से बाहर नहीं गया हो, राइट। दूसरा लीवर में भी नंबर्स कम हो, साइज छोटे हों, क्योंकि लीवर में ही एक साथ 2-3 जगह कैंसर, जैसे हेपेटाइटिस बी रिलेटेड कैंसर कई जगह शुरुआत हो सकते हैं। आपको एक दिख रहा है, फिर दूसरा दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है। तो ऐसे केस में जब मल्टीपल साइट्स हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या इसका सर्जरी से इलाज संभव है या नहीं, इसमें सर्जरी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एडवांस डिजीज में अगर आप सर्जरी कराए भी लेते हैं तो वापसी तुरंत हो जाएगी बीमारी की। इसलिए जो क्लासिफिकेशन है, जो उसका रिकमेंडेशन है, उसको फॉलो किया जाता है कि हाँ, आपका कैंसर इतना नंबर्स हैं, इसी साइज़ के हैं, इतना अल्फा बीटा प्रोटीन है, आप इस एज ग्रुप में हैं, आप इस सर्जरी को झेल पाएंगे, तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है। यही चीज़ दूसरे पेशेंट में बोलते नहीं, आप सर्जरी को नहीं झेल पाएंगे, आप उतने फिट नहीं है मेडिकली, लीवर कैंसर आपका भले ही छोटा है लेकिन हम आपको सर्जरी नहीं कर पाएंगे। लीवर कैंसर में एक और इलाज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लोकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ या तो एब्लेशन आता है, एक उसमें और ऊपर है चीज़, वो थोड़ा सा एडवांस होती है डिजीज़, तब है आती है बात कि जो लीवर की जो खून की नलियाँ उसके थ्रू कीमोथेरेपी दी जाती है। सो वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का पार्ट है, और उसमें उसको एक वर्ड है सिंपल सा, टेस, सो ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। बट अभी तो आपने कहा कि कीमो नहीं दिया जाता है लीवर के। जैसे मैंने बताया कि ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन एक प्रक्रिया है, मेडिकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर ही आता है, तो इसे लीवर कैंसर का इलाज करते हैं। सो लीवर कैंसर का इलाज बहुत विभिन्न तरीक़ों से है, डिपेंडिंग ऑन स्टेज क्या है और कैंसर होने के पहले लीवर की कंडीशन क्या थी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बीमारी कितनी दूर तक फैली है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट को और क्या बीमारी है, लीवर कैंसर होने का कारण क्या, नॉर्मल सिरोसिस था या हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था या और कुछ और बीमारी थी, तो कई सारे मुद्दों को मिला के तब एक डिसीजन होता है। कुछ बीट से रिलेटेड कुछ बता रहे थे ट्रीटमेंट। तो टेस जो है, टेस का ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि आप किसी ट्यूमर को लोकेट करते हैं, एक एंजियोग्राफी समझ लीजिए, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे वो बेसिकली वही प्रक्रिया है कि आप उसमें एक खून की नली में दवाई डालते हैं जो कि एक्सरे में दिखता है ऊपर से कि हाँ ये इस नली में गई, और उसी खून की नली में आप पहुंचते हैं, आपका गाइड वायर पहुंचता है, आपका कैनुला पहुंचता है, और उसके थ्रू आप कीमोथेरेपी, जो कि बीड्स मतलब जैसे मोती होते हैं छोटे छोटे, उस पर लोडेड होते हैं, उस पर चिपकाए होते हैं, और वो आप छोड़ते हैं वहाँ बीड्स पे, बीड्स को छोड़ते हैं ताकि। साइज़ क्या होता है ये बीड्स का? बीड्स के साइज़ मैं एग्जैक्टली तो नहीं कर सकता, बट लगभग लेस देन मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर है। तो वो उस तरह के बीड्स जाते हैं और वहाँ रिलीज करते हैं। उसके बाद आप बीड्स को छोड़ने के बाद उस खून की नली को, जो कि ट्यूमर को सप्लाई कर रहा है खून, उसको ब्लॉक कर देते हैं जेल डाल के, जेल फॉर्म बोलते हैं उसको। आप एक केमिकल रिलीज किए जिसने ब्लॉक कर दिया, तो आपने दो काम किया, एक तो कीमोथेरेपी दिया जो कि लोकली काम कर रहा है, राइट, पूरे बॉडी को नहीं जा रहा है, उस ट्यूमर को जा रहा है और उसके थोड़े सराउंडिंग टिश्यूज़ को जाएंगे। साथ में आपने उसका एक तरह से भोजन पानी ट्यूमर का बंद कर दिया, क्योंकि आपने उसके खून की नली को बंद किया। तो इस दोनों प्रक्रिया जो एक साथ ही होती है, उसे आप उस कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं। जी। ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो आप बताएं कि लोकली दिया जाता है इसमें कीमोथेरेपी, और बाकी सब में तो हम देखते हैं कि ब्लड के थ्रू दिया जाता है, तो दोनों में ये अंतर क्यों है? लीवर में क्यों नहीं उस तरह से दिया जाता है ब्लड के थ्रू? क्योंकि इसमें दो बात है। लीवर में पहला बात समझिए कि लीवर का जो कैंसर है वो कीमो रेसिस्टेंट कैंसर है प्राइमरली। उतना डोज देने के लिए जिससे कि वो कैंसर मरे, हमें पूरे बॉडी को काफ़ी बड़ा डोज देना पड़ेगा, फिर वो उसके अपने फिर वो पेशेंट टॉलरेंट नहीं होगा, और जितना पर रिजल्ट आएगा उतना इंसान का शरीर नहीं बर्दाश्त करेगा। तो अगर आपने लोकली दिया, सिर्फ उतना ट्यूमर के एरिया को दिया है, जो कि हाई डोज पे एक तरह से जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना अच्छा चीज़ है कि आपने फोकस्ड, जैसे एक तरह का ये टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जो आपने टारगेट पर ही हिट किया है। वैसे टारगेटेड ट्रीटमेंट का मतलब कुछ और भी है, बट यहाँ पर यही टारगेटेड ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो और ये मान के चलिए कि सक्सेस रेट अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि मेरा आखिरी सवाल है, कि लीवर की जो कैंसर है उसमें सक्सेस रेट क्या होता है? ये बताएं कि जब मैं पूरा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देख सकता हूँ, मतलब कैसे रिजल्ट में अंतर आता है एक डेवलप्ड कंट्री में और इंडिया में। मैं जब यूनिवर्सिटी टोरंटो में था, प्रिंसेस मार्गरेट कैंसर सेंटर, कितने केस थे जो पेशेंट्स 2-2 साल 3-3 साल से लीवर कैंसर डायग्नोज हो चुका है और चल रहे हैं, फ्रिक्वेंट फॉलोअप है, रिपीटेड ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर से हुआ, फिर दिया ट्रीटमेंट, और
लेकिन वो सारी प्रॉब्लम तो फिर क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे है। स्क्रीनिंग है, क्यों? इसका मेन कारण था कि जब पेशेंट को सिरोसिस हुआ तो पहले स्क्रीनिंग में गया, स्क्रीनिंग में जाएगा कैंसर के लिए तो पहले डायग्नोसिस होगी अर्ली स्टेज में, तो लोकल ट्रीटमेंट जो है जैसे माइक्रोएब्लेशन हुआ या हेपेटेक्टमी, पार्ट ऑफ द लीवर को जो पार्शियल हेपेटेक्टमी जो लोब को कर दिया, लोब को हमने हटा दिया, या जो भी लोकल ट्रीटमेंट किया, और पेशेंट फिर से फॉलोअप में देखा जा रहा है, फिर से नया ट्यूमर निकला, फिर ट्रीट कर दिए। तो ऐसा करते करते पेशेंट एक अच्छा टाइम पास कर लेता था, निकल जाता था उसका। अगर उस तरह के पेशेंट कभी कभी ट्रांसप्लांट के लाइन में हैं, जो वेटिंग में है, वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, तो ब्रिज ट्रीटमेंट की तरह ये काम करा जा रहा है, और फिर जैसे मौका आया उसका ट्रांसप्लांट भी हो गया। तो ओवरऑल, और हम जो इंडिया में देख रहे हैं दिल्ली में, हमें पेशेंट मिलता ही है तो ऑलरेडी वो स्टेज 4 है, लीवर में भी है, बाहर भी है डिजीज है, या लीवर में भी है तो कई सारे डिजीज हैं। हमारे पास जब पेशेंट पहुंचते हैं, किसी का बिलिरुबिन 15 बना हुआ जो हमको ट्रीटमेंट ऑफर कर ही नहीं सकते। सो जैसे मैंने कहा, चाइल्ड पोक क्लासिफिकेशन जो है वो सी में आ रहे हैं ज़्यादातर पेशेंट, ए और बी में मिलना तो मुश्किल बात है यहाँ, तो हम ट्रीटमेंट ऑफर ही नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सबसे, जो हमने शुरुआत में कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट थिंग हम कर सकते हैं। तो ये है कि या तो पहले हम कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से रखें कि आपको फैटी लीवर ही ना हो। अगर फैटी लीवर हो जाता है तो फिर आप उसको कोशिश करें कि वो सिरोसिस की तरफ ना जाए, और अगर खुदा ना खास्ता वो भी हो जाता है तो पूरा अपने कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने वक्त पर अपने डॉक्टर को दिखाएं, दवाइयाँ लें, और उसे कैंसर में होने से रोकने की चेष्टा करें। जरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। धन्यवाद।